हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पूरा कंप्लीट किए थे, सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग सेकेंड नंबर चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा डिटेल में कवर करेंगे और एक बार में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास के अंदर ये नहीं रहेगा कि हमें लर्न हो जाए, लर्न तो तुम आराम से पढ़ पढ़ के कर लेना। अभी का काम यह है कि जो कॉन्सेप्ट तुम भूल चुके हो, बहुत पहले पढ़े थे, कभी स्कूल में पढ़े थे, कभी किसी कोचिंग सेंटर में पढ़े थे, कभी कहीं और पढ़े थे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों को याद आ जाए फिर से। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वन शॉट वीडियो का। उसके बाद तुम्हारा काम होता है कि तुम पूरे बुक को रीड करो घर में अच्छे से बैठ के, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको याद करो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम एक बार वन शॉट को कंप्लीट करने के बाद जब सभी चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम और बहुत सारा वीडियोस जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स के ऊपर, इस प्रकार का बहुत सारा वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, हम इसमें आज के क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारा नेशनल इनकम चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मानकर चलो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो नेशनल इनकम चैप्टर से पूरी रिलेटेड है और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में आएगा वही कॉन्सेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा चैप्टर नंबर 3 में और उसी का एप्लीकेशन कैरी फॉरवर्ड होगा चैप्टर नंबर 4 में। तो सोचकर चलना, अगर चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़े हो तभी चैप्टर 3 काम आएगा और 3 अगर अच्छे से करोगे तब जाकर 4 तुमसे हो पाएगा। तो 2, 3, 4 जो तीनों चैप्टर होने वाला है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। इस वजह से आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से और सही तरीके से समझना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? हम हमेशा जो भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं। अब ये डोमेस्टिक और नेशनल जब निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि कौन से एरिया को हम इंडिया का हिस्सा बोलेंगे, कौन से बिजनेस को हम इंडिया का हिस्सा बोलेंगे और कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम इंडिया से एक्सक्लूड कर देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पता लगाना, क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे, नेशनल इनकम में किसका इनकम ऐड होगा? वही इंसान का इनकम ऐड होगा जो इंडिया को बिलोंग करता है या इंडिया से रिलेटेड है। अब कोई ऐसा इंसान जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, हम उसे क्या इंक्लूड कर लेंगे नेशनल इनकम में? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। इस वजह से डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब जहां तक मोदी सरकार का रूल चलेगा वो सब तो इंडिया है ही है। मतलब मोदी सरकार का रूल कहां पर चलता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। पूरा जितना भी लैंड एरिया है, जितना भी वाटर एरिया है, और समुद्र का अगर बात करें तो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक और इन केस ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 24 नॉटिकल माइल्स तक का हमारा लिमिट जो है वो काम करता है। तो हमारे लिए 12 नॉटिकल माइल्स का लिमिट काम करता है। तो ये तो हमारा पूरा पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया जहां तक मोदी सरकार का रूल चलेगा। अब इसमें कुछ हिस्सों को हम इंक्लूड करेंगे, कुछ हिस्सों को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है। बेसिकली 3 चीजों को इंक्लूड करना है, 2 चीजों को एक्सक्लूड करना है। सबसे पहला इंक्लूड किस किस को करेंगे? पॉलिटिकल फ्रंटियर तो हमारा है ही है। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब हो गया पूरा लैंड एरिया, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का जितना भी जमीन वाला एरिया है, ये जो बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर के अंदर जितना भी एरिया है ये सब हमारा हिस्सा है। उसके बाद पानी में 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा हिस्सा है। हर तरफ पानी में 12 नॉटिकल माइल्स हमारा है। इसके बाद कुछ चीजों को स्पेसिफिकली इंक्लूड करना है और कुछ चीजों को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करना है। देखते हैं क्या क्या इंक्लूड करना है। सबसे पहला शिप एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब ये शिप एंड एयरक्राफ्ट क्या होता है? ये हवा में चलता है या फिर पानी में चलता है। अब मान लो एक शिप है जो इंडिया से कुछ पैसेंजर्स को बैठाकर दुबई जाता है, तो मुझे बताओ उस एयरक्राफ्ट का इनकम को हम इंडिया में ऐड करें या दुबई में ऐड करें? क्योंकि इंडिया से दुबई गया तो दुबई से पैसेंजर बैठा के रिटर्न इंडिया आएगा, तो दोनों तरफ से टिकट बेचा, दोनों तरफ से इनकम हुआ। तो अब बताओ कहां से हम लोग करें? तो इसका कैलकुलेशन का तरीका बहुत सिंपल कर दिया गवर्नमेंट क्या बोलता है? शिप और एयरक्राफ्ट के केस में अगर शिप का मालिक नॉर्मल रेसिडेंट है,
अगर शिप का मालिक जो है, एयरक्राफ्ट का जो मालिक है, वो इंडिया को बिलोंग करता है, जिस कंपनी का शिप है, जिस कंपनी का एयरक्राफ्ट है, वो कंपनी इंडिया को बिलोंग करता है, तब जाकर हम इंडिया में उसे ऐड कर लेंगे, अदरवाइज हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। तो शिप एंड एयरक्राफ्ट तभी इंक्लूड होगा जब ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जब इंडिया से इंडिया में तो कोई बात ही नहीं है, जब 2 और मोर कंट्रीज में जब जा रहा है शिप या एयरक्राफ्ट, उस केस में हमें क्या चेक करना है, वो नॉर्मल रेसिडेंट है, उसका मालिक, उस कंपनी का मालिक, वो कंपनी नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है तो हम उसे इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, फिशिंग वेसल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स। अब ये फिशिंग वेसल ऑयल नेचुरल गैस रिग्स क्या होता है, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये पानी में होता है और ये बहुत दूर में होता है, समुद्र में बहुत अंदर अंदर में होता है, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करके इंटरनेशनल वाटर में चला जाता है। तो जब ये इंटरनेशनल वाटर में चला गया, अब ये किसका है, मान लो इंटरनेशनल वाटर में एक शिप है, एक मान लो कोई फिशिंग वेसल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, तो उस केस में क्या होगा, उसका इनकम को हम इंडिया में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। अब उस केस में भी फिक्स रूल बना दिया गया, ऑपरेटेड बाय अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर उस शिप तो नहीं है, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मालिक अगर रेसिडेंट है हमारे कंट्री का, तब उसका इनकम इंडिया में ऐड हो जाएगा, अदरवाइज इंडिया में ऐड नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर शिप या एयरक्राफ्ट 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, ये 12 नॉटिकल माइल्स है, इसके अंदर है, तो बताओ क्या करेंगे, इसके अंदर है तो ये तो इंडिया का हिस्सा है ही, भले मालिक कहीं का भी हो, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आ गया तो ये तो हमारा होगा ही होगा, अब हमें मालिक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर शिप या एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल वाटर में है, अगर वो इंटरनेशनल वाटर में है, तब हमें क्या चेक करना है, उसका मालिक को देखना है। वो शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट के केस में नहीं, जनरली हमारा फिशिंग वेसल, ऑयल, ये भी एक्चुअल में शिप ही होता है, फिशिंग वेसल भी एक प्रकार का शिप होता है, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये सबके मालिक को चेक करेंगे, मालिक जहां का होगा हम उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मालिक इंडिया को बिलोंग करता है तो इनकम इंडिया में ऐड हो जाएगा, अगर मालिक इंडिया को बिलोंग नहीं करता है तो हम लोग इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। बात मेरे हिसाब से क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या होता है, हमारा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हर कंट्री में है। यूएस में हमारा इंडिया का एम्बेसी है, पाकिस्तान में इंडिया का एम्बेसी है, और भी जितने कंट्री है हर जगह हमारे लोग हैं जाकर, वहां पर हमारा ऑफिस है और वो ऑफिस का मालिक हम हैं। भले वो ऑफिस क्यों ना यूएस में सेटअप किया हुआ हो, जमीन यूएस का हो सकता है, लेकिन वो ऑफिस हमारा है, वो हमारे इंडिया का हिस्सा है। वैसे ही अगर यूएस का कोई ऑफिस इंडिया में है तो वो हिस्सा हमारा नहीं है, वो बिलोंग करता है यूएस को। हो सकता है वो ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड हो, दिल्ली हमारा है, लेकिन वो ऑफिस का जितना एरिया होगा वो यूएस को बिलोंग करेगा, बिकॉज दैट इज अ यूएस एम्बेसी। वो एम्बेसी के अंदर, वो ऑफिस के अंदर यूएस का रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। उसी तरीके से हमारा जो एम्बेसी यूएस में सिचुएटेड है, वहां पर उस ऑफिस के अंदर इंडिया के गवर्नमेंट का रूल चलता है, इस वजह से वो इंडिया का हिस्सा होता है। तो जो भी ऑफिस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारा किसी और कंट्री में लोकेटेड है, वो सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या एक्सक्लूड होगा, एक तो हमें पता चल गया क्या एक्सक्लूड होगा। सबसे पहला एक्सक्लूजन क्या होगा, बाकी कंट्री का एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया में सिचुएटेड है। मान लो दिल्ली में एक ऑफिस है जो कि यूएस एम्बेसी है, यूएस का है वो एम्बेसी, क्या वो ऑफिस हमारा है? वो ऑफिस हमारा नहीं है। हाँ, वो हमारे इंडिया के अंदर है, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि उस ऑफिस के अंदर वो यूएस का ही रूल चलेगा, हमारा रूल वहां पर नहीं चलेगा। तो इस वजह से वो जो ऑफिस है वो किसको बिलोंग करता है? यूएस को बिलोंग करता है। तो हमको बिलोंग नहीं करता है, तो हमको हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में से उसे माइनस करना पड़ेगा, मतलब उसे हटाना पड़ेगा। तो इस वजह से पॉइंट नंबर 1 एक्सक्लूजन का आ गया। डज नॉट इंक्लूड में क्या क्या आ गया? Embassies, consulates and military establishment of a foreign country. For example, Japanese embassy in India is a part of domestic territory of Japan. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत सारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके बहुत सारे कंट्रीज में ऑफिसेस होता है। अब मुझे बताओ, वर्ल्ड बैंक का कोई ऑफिस अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो उसके अंदर किसका रूल चलेगा? हमारा रूल चलेगा या पूरे इंटरनेशनली जो वर्ल्ड बैंक का जो कमिटी है उनका रूल चलेगा? ऑब्वियसली जो वर्ल्ड बैंक वाले हैं उनका रूल चलेगा। तो जहां पर हमारा रूल लागू ही नहीं होता वो हमारा पार्ट बनेगा ही नहीं। तो जितना भी ऑफिसेस किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है वहां पर हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलेगा। इस वजह से हम उसे क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। डू नॉट इंक्लूड का मतलब होता है एक्सक्लूड। किसे किसे एक्सक्लूड करना है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मेरे हिसाब से पॉइंट पूरा क्लियर है। टोटल 5 पॉइंट है। पॉलिटिकल फ्रंटियर पूरा इंक्लूड होगा। पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या आता है? जितना लैंड एरिया है और समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स, ये हमारा इलाका है। इसके अंदर कुछ भी होगा सब कुछ हमारा होगा। कुछ कुछ चीजों को अलग से इंक्लूड करना है, कुछ कुछ चीजों को अलग से एक्सक्लूड करना है। क्या क्या इंक्लूड करना है? सबसे पहला, शिप एंड एयरक्राफ्ट अगर मालिक इंडिया का है तो। दूसरा, ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस रिग्स, शिपिंग वेसल या फिशिंग वेसल या शिपिंग वेसल जो भी बोल लो, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, अगर ये इसका मालिक इंडिया का है और ये लोकेटेड है इंटरनेशनल वाटर में तब जाकर हमारे में इंक्लूड हो जाएगा। अगर मालिक इंडिया का नहीं है तो जहां का मालिक है वो समझे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, किसी और कंट्री, हमारा किसी और कंट्री में जो लोकेटेड है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। एक्सक्लूड किसे करेंगे? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो किसी और कंट्री का हमारे में लोकेटेड है। और दूसरा, वर्ल्ड यूएनओ, डब्ल्यूएचओ या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑफिस इंडिया के अंदर में लोकेटेड है। तो टोटल मेरे हिसाब से डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। पॉइंट नंबर 2, नॉर्मल रेसिडेंट। अब ये नॉर्मल रेसिडेंट का क्या है कॉन्सेप्ट? नॉर्मल रेसिडेंट किसे बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है बेसिकली 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो ऑर्डिनरीली इंडिया में रहता है, और दूसरा हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना, एक इंसान जो जनरली इंडिया में रहता है और दूसरा जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में। तो पॉइंट नंबर 1 तो समझ में आ गया, जनरली जो इंडिया में रहता है उसे हम रेसिडेंट बोलेंगे, जो जनरली नहीं रहता है उसे हम नहीं बोलेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है द रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और दूसरा द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसका जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक मतलब पैसे से लेना देना वाला एक्टिविटी, अर्निंग हो, स्पेंडिंग हो, एकुमुलेशन ऑफ फंड हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सब कुछ इंडिया से होता है। जिसका मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग, एक्सपेंडिचर या बाकी काम इंडिया में होता है। जितना भी मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो इंडिया में होता है और साथ ही साथ में वो इंडिया में रहता है। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन कुछ कुछ लोगों को हमें फिर भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कौन कौन से लोगों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा? सबसे पहला, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अब कभी कभार क्या होता है, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, बहुत दिनों के लिए रह जाते हैं यहां पर। साल में 365 दिन होता है, उसमें से वो लोग 250 दिन ही इंडिया में ही पड़े थे, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट हो गए? दूसरा कंडीशन चेक करते। पहला कंडीशन, जनरली इंडिया में थे, 50% से ज्यादा दिन इंडिया में थे, और दूसरा जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मान लो 250 दिन के लिए आए थे, बीच में उनका पैसा खत्म हो गया, वो बीच में कुछ काम वाम करके पैसा भी कमाने लगे और खाने भी लगे, खर्चा भी करने, मतलब सारा काम यही करने लगे उन 250 दिनों के लिए। तो क्या हम उसे इंडिया का हिस्सा मान लेंगे? क्या हम उसे इंडिया का इंसान मान लेंगे? ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, बिकॉज दे आर फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। वो घूमने आए थे, वो विजिटर हैं, वो कुछ दिनों के लिए आए थे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया के हिस्से हो गए, तो हम उसे इंडिया के हिस्सा में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। एम्बेसीज में जितने भी फॉरेन के स्टाफ्स हैं, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये लोग जहां से, मान लो, अच्छा मुझे एक बात बताना, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन बोलो, यूएस का कोई ऑफिस है इंडिया में, एम्बेसी है, उसके अंदर कौन काम कर रहा है? वो ऑफिस तो हमारा नहीं है, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है यूएस का। उस ऑफिस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ कौन होंगे? कहां के स्टाफ होंगे? ऑब्वियसली यूएस गवर्नमेंट अगर अपना ऑफिस यहां सेटअप किया है तो वो अपने ही लोगों को भेजेगा यहां पर काम करने के लिए। यूएस एम्बेसी में यूएस के लोग ही होंगे। तो जो भी हमारे फॉरेन स्टाफ हैं,
एम्बेसीज में, कॉन्सुलेट्स में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, जो भी लोग हैं ये सब हमारे डोमेस्टिक हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होने वाले नहीं है, इनको हमको एक्सक्लूड करना है। हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लूड, डज नॉट इंक्लूड का मतलब होता है एक्सक्लूड, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 का एक्सक्लूजन आ गया, जितने भी फॉरेन स्टाफ हैं जो कि एम्बेसीज, ऑफिस, डिप्लोमेट्स या कहीं पर भी काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये लोग भी हमारे रेसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर कुछ अलग सा कंडीशन लगा हुआ है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस सिचुएटेड है दिल्ली में, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है कहां सिचुएटेड है, दिल्ली में, मुझे बताओ वो ऑफिस हमारा है या नहीं है? वो ऑफिस हमारा नहीं है, वहां पर वर्ल्ड बैंक का रूल एंड रेगुलेशन चलेगा, हमारा रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलेगा। तो वो पहली बात तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में नहीं आता है। दूसरा बात, उसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हो सकते हैं वो इंडिया के हों, हो सकते हैं वो बाहर से आए हों, तो क्या करना है, उनको नॉर्मल रेसिडेंट मानना है या नहीं मानना है? अब उसके अंदर क्या रूल बोल आया गया, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट, हम उन्हें रेसिडेंट मान लेंगे ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द रेसिडेंट इंटरनेशनल एरिया, जिस कंट्री को जहां वो लोग बिलोंग करते हैं। मतलब मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड था, वहां पर एक एम्प्लॉई है जो बिलोंग करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एक एम्प्लॉई है, पाकिस्तान का एक इंसान है जो वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में काम कर रहा है, जो कि सिचुएटेड है इंडिया में, तो वो क्या इंडिया का मान लिया जाएगा? नहीं, वो अभी भी पाकिस्तान का माना जाएगा। मान लो कोई यूएस का आदमी है, वो काम कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सिचुएटेड कहां पर है? इंडिया में है, तो क्या हम उसे इंडिया का मान लेंगे? नहीं, उसे हम यूएस का मानेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक इंडिया का आदमी है जो कि काम कर रहा है हमारे दिल्ली वाले ऑफिस में, जो कि वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, वो किसका होगा? वो तो इंडिया का ही होगा, ठीक है। मतलब हमको बेसिकली ये चेक करना है कि जो इंसान काम कर रहा है वो बिलोंग कहां से करता है, वो जहां से बिलोंग करता है हम वहां के रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया के रेसिडेंट है, अगर इंडिया के बिलोंग नहीं करते हैं तो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एक नया रूल आया। क्या नया रूल है? लेकिन अगर इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर वो लोग 1 साल से ज्यादा काम कर लेते हैं, अगर 1 साल से ज्यादा काम कर लेते हैं तब वो हमारे मान लिए जाएंगे। मतलब यूएस का जो एम्प्लॉय था जो कि दिल्ली में काम कर रहा था, पाकिस्तान का जो इंसान था जो कि दिल्ली में काम कर रहा था वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में, अगर वो 1 साल से ज्यादा जॉब कर ले तो वो इंडिया का मान लिया जाएगा और हम लोग इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट में उसे इंक्लूड कर लेंगे। तो ये गलत है ना? गलत है तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाया है, अगर रूल ऐसा बना दिया तो बना दिया, बात खत्म, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, क्रू मेंबर्स। हु आर क्रू मेंबर्स? गए हो फ्लाइट में, एयर होस्टेस देखे हो, पायलट देखे हो, वैसे शिप में जाओगे तो तुम्हें कैप्टन मिलेगा। तो ये लोग कहां के? ये तो आधा से ज्यादा दिन हवा में रहते हैं और पानी में रहते हैं, ना इंडिया के हुए ना किसी और कंट्री के हुए। मान लो एक ये पायलट है, वो तो आधा से ज्यादा दिन इंडिया और मान लो दिल्ली, यूएस और इंडिया के बीच में अप डाउन करता है, वो तो आधा से ज्यादा दिन तो उसका हवा में चला जाता है। तो वो कहां का? वो इंडिया का या यूएस का? तो क्रू मेंबर के केस में रूल आया, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। अगर 1 साल से कम है उनका स्टे तब हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे, अदरवाइज हम उसे इंक्लूड कर लेंगे। मतलब सेम प्रकार का रूल है यहां पर भी, अगर 1 साल से कम काम किए हैं तो एक्सक्लूड कर दो, मतलब इंडिया में मत मानो उसको। अगर वो 1 साल से ज्यादा काम कर लेते हैं तब हम उसे इंडिया में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद पॉइंट नंबर 6, बॉर्डर वर्कर्स। हु आर बॉर्डर वर्कर्स? बॉर्डर वर्कर वो लोग होते हैं जो बॉर्डर्स में रहते हैं। मतलब मान लो ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, यहां पर नेपाल है, यहां पर इंडिया है, कुछ लोगों का घर इधर होता है और दुकान इधर होता है, तो डेली वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके, ऐसा नहीं है कि हर बॉर्डर में पुलिस खड़ा है आने जाने नहीं देता, बहुत सारे बॉर्डर्स ओपन है, जैसे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर ओपन है, वहां पर कोई नहीं होता प्रोटेक्शन के लिए, तो यहां पर जाने के लिए वीजा भी नहीं लगता, तुम आराम से आना जाना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहां से यहां डेली जाते हैं, काम करते हैं, शाम को रिटर्न आ जाते हैं, या बहुत सारे लोग इधर आते हैं, यहां पर काम करते हैं, फिर रिटर्न चले जाते हैं। तो अब ये कहां के हुए? ये इंडिया के माने जाएंगे या नेपाल के माने जाएंगे? तो इनके लिए रूल क्या आता है, अगर बॉर्डर वर्कर है
who lives near the international border and crosses the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as a normal resident of the country where they live. जहां पर उनका घर होगा वहां के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, और जहां पर वो लोग काम कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मान लो एक आदमी है जिसका घर यहां पर है और दुकान यहां पर है, तो वो किसका माना जाएगा? ये इंडिया है तो इंडिया का माना जाएगा। लेकिन एक एम्प्लॉई है जो यहां पर उसका घर है, दुकान इधर है, वो डेली इंडिया आता है, काम करता है, शाम को चला जाता है, तो वो नेपाल का माना जाएगा, वो इंडिया का माना नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। नेक्स्ट, रेसिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। अब सिटीजनशिप, लोग अक्सर रेसिडेंट को और सिटीजन को, जो हम अभी नॉर्मल रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़े, उसको सिटीजनशिप के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीटली अलग अलग है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। सिटीजन एक इंसान कब बनता है? जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सिटीजन का मतलब कौन होता है? व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अगर वो इंडिया में जन्म लिया तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन गया। या फिर अब पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, वो जन्म इंडिया के बाहर लिया है, अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, वो इंडिया में अप्लाई किया है सिटीजनशिप के लिए और गवर्नमेंट उसे अलाउ भी कर दिया है सिटीजन बनने के लिए, तो अगर इस तरीके से सिटीजन बना या फिर वो इंडिया में जन्म लिया। अगर इंडिया में कोई बच्चा जन्म लेता है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रेसिडेंटशिप। रेसिडेंटशिप क्या होता है? रेसिडेंटशिप होता है जो हम लोग अभी पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़े, तो दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक इंसान ऐसा हो सकता है इंडिया का सिटीजन है लेकिन रेसिडेंट नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया का रेसिडेंट है और सिटीजन नहीं है। एक इंसान एक ही कंट्री का सिटीजन हो सकता है, या तो वो इंडिया का होगा, या तो नेपाल का होगा, या तो बांग्लादेश का। मतलब एक इंसान मल्टीपल कंट्री का सिटीजन नहीं हो सकता, वो किसी एक ही कंट्री का सिटीजन हो सकता है। लेकिन एक इंसान रेसिडेंट मल्टीपल कंट्रीज का हो सकता है। एक बार में ऐसा हो सकता है कि मैं रेसिडेंट इंडिया का भी हूं, यूएस का भी हूं, पाकिस्तान का भी हूं, नेपाल का भी हूं, चाइना का भी हूं। मैं जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा मैं वहां का रेसिडेंट बनता जाऊंगा। लेकिन सिटीजनशिप के केस में ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप में एक बार में एक ही कंट्री का ले सकता हूं, मल्टीपल कंट्री का सिटीजनशिप मैं नहीं ले सकता। मान लो मैं यूएस का सिटीजन था, इंडिया में मैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और इंडिया गवर्नमेंट मुझे सिटीजनशिप के लिए अलाउ भी कर दिया, तो मेरा यूएस का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और मैं इंडिया का सिटीजन बन जाऊंगा। लेकिन रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता। रेसिडेंट के केस में एक इंसान मल्टीपल कंट्री का रेसिडेंट एक ही साथ बन सकता है। 2 भी कंट्री का बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, या और भी बहुत सारे कंट्री का रेसिडेंट बन सकता है। बात समझ में आ गया? चलो, ये मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ध्यान से सुनना। फैक्टर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो मेहनत से कमाया गया है, और ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जहां पर कोई मेहनत नहीं किया गया, ऐसे ही फ्री में हमें मिल गया, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो बेसिकली अगर हम पढ़े लिखे वाले सेंस में बात करें तो फैक्टर इनकम 4 प्रकार का होता है। एक लैंड के रिलेटेड में होता है रेंट, लेबर के रिलेटेड में होता है वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के रिलेटेड में होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के रिलेटेड में होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये चारों चीज हम चैप्टर नंबर 1 में सर्कुलर फ्लो के टाइम पे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज जिसके अगेंस्ट में हाउस होल्ड और फर्म दोनों के साथ लेना देना करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम ये कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो मेरे हिसाब से फैक्टर इनकम में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम चलते हैं ट्रांसफर इनकम में, जो कि हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर इनकम। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है पैसा फ्री में मिल गया, मतलब एक पार्टी को बेनिफिट हुआ, उसके बदले में उसे कुछ देना नहीं पड़ा दूसरे पार्टी को। जैसे तुम्हें तुम्हारे बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, अब तुम बोलोगे कि नहीं सर हमें तो बर्थडे में पार्टी भी देना पड़ता है, तो पार्टी देना तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं है, तुम चाहो तो मना कर सकते हो। गिफ्ट तुम्हें मिल गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें पार्टी देना पड़ेगा। तो यहां पर 1 वे ट्रांसफर हो रहा है। या फिर मान लो, चलो तुम्हारा बर्थडे का बात तो छोड़ो, मान लो कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को डोनेशन दे रहा है। कोविड के टाइम में इतना सारा डोनेशन मिला, क्या उसके बदले में हम कुछ पे किए? मान लो गवर्नमेंट को मैं डोनेशन देता हूं, क्या उसके बदले में गवर्नमेंट मुझे कुछ देता है? नहीं देता, फ्री में वो रख लेता है बस पैसा। इस प्रकार के इनकम को बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। एक बार पढ़ते हैं ट्रांसफर इनकम को।
ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। हम रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं दिए। मान लो कोई मुझे कुछ पैसा दिया, मैं उसको उसके बदले में कुछ दिया ही नहीं, मैं वो पैसा बस ऐसे ही रख लिया, ना कुछ काम किया, ना कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया, तो बस वो पैसा मुझे ऐसे ही फ्री में मिल गया। जैसे मेरे घर वाले मुझे पैसा दे दिए, मैं उसे फ्री में रख लिया, बस बात खत्म, पॉकेट मनी जैसे मिलता है। तो ये सारा इनकम जो होता है, दिस इज एक टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम। ये हार्ड अर्न मनी नहीं होता, ये ऐसे ही फ्री का हमें पैसा मिल जाता है। इसमें एग्जांपल्स बात करें तो ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा, ये सब कुछ आ जाता है हमारा ट्रांसफर इनकम के केस में। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। और फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस मेरे हिसाब से तुम खुद आपस में लिख सकते हो। तो चलते हैं आगे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स देखना, शुरू करते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले बात आती है फाइनल गुड्स का। फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? देखो, फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जब एक गुड्स वैल्यू एडिशन के प्रोसेस से बाहर निकल जाए और वो एक फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाए। मतलब अब वो गुड्स वो फिर से रीसेल नहीं होगा, अब वो जिसके पास है वो खुद उस गुड्स को इस्तेमाल करेगा, उसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब बात रहा, हम पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे तो पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री, उसके बाद आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है, सबसे पहला है प्रोडक्शन बाउंड्री। एक एग्जांपल साइड में दिया गया है, डायग्राम को सभी लोग देखें। प्रोडक्शन बाउंड्री, सबसे पहले फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ 2000 एंड सेल्स इट टू बी। ए जो एक फार्मर था वो कुछ सामान प्रोड्यूस किया जो कि बेच दिया किसे, बी को। बी प्रोड्यूसेस थ्रेड, उस कॉटन से थ्रेड बनाता है बी और बेच देता है किसे, सी को। सी इसी थ्रेड से कपड़ा बनाता है और बेच देता है मिस्टर डी को। ठीक है, अब डी इस कपड़े का क्या करेगा, खुद पहनकर घूमेगा। डी इस कपड़े का खुद पहनकर घूमेगा, ये किसी को बेचने वाला नहीं है। अब ये क्या करेगा, खुद पहनकर मार्केट में घूमेगा, मतलब सेल्फ कंजम्पशन करेगा डी। तो जब ए बी को बेचा, यहां पर वैल्यू एडिशन था, बी सी को बेचा, वैल्यू एडिशन, लेकिन सी के बेचते ही ये गुड्स क्या बन गया, फाइनल गुड्स बन गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट लगता है यहां से यहां तक लेकर। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब वो बाउंड्री जब तक उस गुड्स में वैल्यू एडिशन बाकी है, मतलब ए ने कुछ वैल्यू एडिशन किया, बी ने किया, सी ने किया, अब सी के बाद और कोई वैल्यू एडिशन होने वाला नहीं है, वो डी के पास चला गया जो कि एक वो फाइनल कंज्यूमर है। अगर मान लो डी फाइनल कंज्यूमर नहीं होता, ये दुकानदार होता, ये रिटेलर होता, अगर डी रिटेलर था और ये फिर ई को बेचता, तब प्रोडक्शन बाउंड्री हमारा इंक्रीज हो जाता। कहां तक चला जाता, ये डी को भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ले लेता। मतलब जब तक गुड्स फाइनल कंज्यूमर के पास ना पहुंच जाए तब तक वो क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। जैसे ही वो गुड्स फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच गया या फिर जब दुकानदार ने बेच दिया, दुकानदार के पास से चला गया फाइनल कंज्यूमर के पास जाने के लिए, उसी पॉइंट में वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया और वो बन गया है फाइनल गुड्स। तो पढ़ते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को। एक पैराग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। As long as goods remain within the production boundary, they are intermediate goods, और जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं वो बन जाते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्शन फाइनल गुड्स के अंदर में। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, या तो वो कंजम्पशन के लिए है, और फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर हम उसे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हैं। या तो हम उसे सेल्फ कंजम्पशन कर लेंगे या फिर हम उसे इन्वेस्ट कर लेंगे। कंजम्पशन तो समझ में आता है, मान लो मैं मिठाई खरीद कर लाया दुकान से, वो मिठाई का मैं क्या करूंगा, सेल्फ कंजम्पशन करूंगा, तो कंजम्पशन तो हमें समझ में आ गया। ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लेते हैं मैं एक मोबाइल फोन मोबाइल फोन तो छोड़ो, मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं एक मशीन इंस्टॉल करता हूं। अब ये मशीन का यूजर कौन है, मशीन का असली मालिक है दुकानदार, जो मतलब फैक्ट्री ओनर। फैक्ट्री ओनर खुद यूज करेगा उसको, वो बेचने के लिए तो लाया नहीं, उसका काम मशीन बेचना थोड़ी है, उसका काम है मशीन में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना। मशीन बेचना उसका काम नहीं है, तो मशीन उसके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। मशीन उसके लिए
फाइनल गुड्स है क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर है गुड्स का, लेकिन वो मशीन कंज्यूम करने के लिए नहीं रखा है, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखा है। वो उस बिजनेस में उसे इन्वेस्टमेंट में दिखाएगा, फिक्स्ड एसेट में दिखाएगा, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है जो कि मल्टीपल ईयर्स तक उसके काम आने वाला है, जो कि प्रोडक्शन करेगा और आगे गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बेचेगा। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जैसे और एक एग्जांपल लूं तो ये कंप्यूटर, ये जो मेरे सामने स्क्रीन रखा हुआ है, डिजिटल स्क्रीन, कंप्यूटर, ये सब चीज जो है, दिस इज फॉर मी इट्स एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं इसे यूज कर कर वीडियो का रिकॉर्डिंग करके मैं क्लासेस को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। क्या मैं कंप्यूटर बेचता हूं, क्या मैं ये डिजिटल स्क्रीन बेचने का काम है, इसे बेचना मेरा काम नहीं है, ये मैं खरीद कर लाया हूं खुद यूज करने के लिए, ताकि मैं इसे यूज करके किसी और को कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। तो ये मेरे लिए बन गया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दोनों ही केस में कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो बन जाता है हमारा फाइनल गुड्स। और अगर हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, या फिर उस गुड्स को यूज करके कोई नया सामान बनाने के लिए खरीद रहे हैं, या तो रीसेल कर रहे हैं या तो फर्दर प्रोडक्शन करेंगे सेम ईयर के अंदर में, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड में हमारा बन जाता है इन्वेस्टमेंट। जो 31 मार्च ईयर के क्लोजिंग में जो भी स्टॉक बन जाएगा, बच जाएगा, वो हमारा हो सकता है वो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो हम नेक्स्ट ईयर में यूज करेंगे, लेकिन इस ईयर के लिए वो क्या बन गया, फाइनल गुड्स बन गया। तो सेम ईयर में जितना भी सामान यूज होगा फर्दर प्रोडक्शन में या फिर रीसेल होगा, वो सब हमारा बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्लासिफिकेशन मेरे हिसाब से कर लोगे इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का। मैं चलता हूं थोड़ा और आगे, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान से सुनो। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। हम अभी क्या पढ़े, हम फाइनल गुड्स पढ़े और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े। अभी बात आता है कंजम्पशन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। कंजम्पशन गुड्स क्या, पहले पढ़ते हैं। कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumer directly, जो डायरेक्टली किसी वांट को सेटिस्फाई करता है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो हमारे किसी नीड को सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन वो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो गुड्स को हम यूज करके कोई और गुड्स बनाते हैं और उस गुड्स को हम यूज करके हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि एक मशीन है, वो मशीन हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता। मान लो एक मशीन है जो कपड़ा बनाता है, तो क्या मशीन हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या कपड़ा हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? कपड़ा हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। मशीन का काम क्या है, मशीन उस कपड़े को बना रहा है, मतलब वो एक कैपिटल गुड्स है जो कि किसी और गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है और फिर वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आया? तो इनडायरेक्टली हमारा नीड सेटिस्फाई हो रहा है कैपिटल गुड्स से और कंजम्पशन गुड्स से डायरेक्टली हमारा नीड्स सेटिस्फाई होता है। एग्जांपल देखें कंजम्पशन गुड्स का, तो ब्रेड, बटर, शर्ट, पैंट, टेलीविजन, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं जिससे हमारा कोई नीड सेटिस्फाई होता है। अब कंजम्पशन गुड्स बहुत प्रकार का होता है पहले, लेकिन हम कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। किसी और गुड्स को बनाने के लिए कैपिटल गुड्स का नीड पड़ता है और उस नीड को, उस गुड्स को इसीलिए हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एग्जांपल में अगर बात करें तो मशीन्स आ गया, मेरे लिए बात करूं तो ये डिजिटल स्क्रीन इज अ कैपिटल गुड्स, ये कंप्यूटर इज अ कैपिटल गुड्स, जिस कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है ये भी कैपिटल गुड्स है। क्लासरूम में जो एसी है, फर्नीचर है, ये जो ये प्रोजेक्टर लगा है, पंखा लगा है, लाइट लगा है, ये सब हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। बात समझ में आ गया होगा, कॉमर्स के बच्चे हो तो ये तो समझ ही गए होगे, 12th में आ गए हो कैपिटल गुड्स के बारे में। अब कंजम्पशन गुड्स 4 प्रकार का होता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। सबसे पहला ड्यूरेबल क्या होता है? ड्यूरेबल का मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगा, ज्यादा बार मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं हम उसे, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि टेलीविजन हो गया, हम सालों साल यूज करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। रेफ्रिजरेटर हो गया, 3-4 साल यूज करते हैं। एसी हो गया, 5-7 साल यूज करते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, 3-4 साल यूज करते हैं। तो एक वो सामान जो बार बार यूज होगा और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यूज होगा, उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कि जनरली 1 साल तक यूज होता है, उसके बाद यूज नहीं होता। जैसे कि कपड़े जनरली एक साल तक जाता है, या वो सामान
जो मल्टीपल टाइम यूज तो होगा लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसे यूज नहीं कर सकते, वो जनरली खराब हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल इसका मतलब जिसे हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करेंगे वो खत्म हो जाएगा या वो खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं तो मैं, मिल्क, एक बार हम पी लिए दूध को तो बात खत्म, उसके बाद वो खत्म हो गया। या ब्रेड, फूड ग्रेन्स, खाने पीने का जितना भी सामान है, एक बार कंजम्पशन कर लिए तो वो खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। पॉइंट नंबर 4, सर्विसेज। सर्विसेज तो तुम जानते हो, डॉक्टर का सर्विस हो गया, लॉयर का हो गया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो गया, किसी टीचर का हो गया। ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ कंजम्पशन गुड्स है जिसे हम बोलते हैं सर्विसेज। क्लियर है मेरे हिसाब से? चलते हैं आगे। कैपिटल गुड्स और ये हो गया है। डिफरेंस बिटवीन, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, तो और दोनों का डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, चलो ये सब हमारे किसी अभी रिवीजन क्लास में ये सब को दिमाग लगाने का चीज नहीं है। ये जो पीडीएफ खुला हुआ है ये मेन क्लासेस का पीडीएफ है, जहां पर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में सीरियली पढ़ते हैं, एग्जांपल्स लेकर। वो पूरा लॉन्ग होता है, जैसे ये चैप्टर को कंप्लीट करने में नॉर्मली हमें 3 से 4 क्लास लगता है, लेकिन अभी हम वन शॉट रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। रिवीजन तो नहीं है, वन शॉट डिटेल वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को फटाफट से रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे, फटाफट से एक बार फिर से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीशिएशन। What is gross investment, what is net investment and what is depreciation? ध्यान से सुनना। अकाउंट्स के तो बच्चे हो ही तुम, कॉमर्स में हो, 12th में हो तो अकाउंट्स आता है। अकाउंट्स में हम जनरली क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट वैल्यू मिल जाता है। नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो हमें रिटर्न ग्रॉस वैल्यू मिल जाता है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट, और जब नेट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो हमें बन जाएगा ग्रॉस। तो ये सिंपल सा बात है और कुछ भी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट और दूसरा अनसोल्ड स्टॉक। अभी मैं बताया था 31 मार्च को जितना भी स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास बच जाएगा, भले वो स्टॉक इन ट्रेड हो, भले वो रॉ मटेरियल हो, भले वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, भले वो फिनिश गुड्स हो, कोई भी प्रकार का सामान जो 31 मार्च को हमारे पास बच जाएगा वो हमारे लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स के जगह में क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा। मतलब वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, तो वो हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर में आ जाता है, अनसोल्ड स्टॉक जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से मैं फटाफट से आगे चल रहा हूं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का और बहुत सारा नाम है, ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में जनरली ये नाम से क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन को और किस किस नाम से जानते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 3-4 नाम है डेप्रिसिएशन का। एक तो हमारा डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम जिसे बोलते हैं, दूसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और चौथा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। जनरली ये जो अलग अलग नाम दिए गए हैं इसको मेंशन करके क्वेश्चन देता है और वहां पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा नाम क्या है और किसे हम डेप्रिसिएशन ले, किसे हम डेप्रिसिएशन ना ले। तो ध्यान रखना कौन सा नाम और डेप्रिसिएशन का हमें दिया गया है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है, दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं हम लोग, नॉर्मली अकाउंट्स के बच्चे हो तुम्हें पता है कि अगर हम एक एसेट को मल्टीपल ईयर्स तक बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो नॉर्मल वेयर एंड टियर होगा, नॉर्मली वो धीरे धीरे खराब होगा, पुराना होगा। पैसेज ऑफ टाइम की वजह से उसका वैल्यू कम होता जाएगा और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से वो मतलब यूज करने की वजह से वो घिसेगा, वो पुराना दिखने लगेगा, उसका परफॉर्मेंस कम होता जाएगा, इस वजह से उसका वैल्यू कम होगा। तो जब हम एक एसेट को मल्टीपल ईयर्स तक बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 रीजन के कारण उसका वैल्यू कम होता है, इस वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तीनों चीजों को याद रखना, पहला है नॉर्मल वेयर एंड टियर, दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम और तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर है बात, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से खरीदते हैं उसमें एक अमाउंट लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर एमआरपी बोलते हैं। मान लो मैं एक चिप्स का पैकेट लेकर आया, उसमें एमआरपी लिखा हुआ था 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपए है इसमें ऑलरेडी कुछ टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
तो जब भी हम नेशनल इनकम का अकाउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कैलकुलेशन करते हैं, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अलग से कैलकुलेशन करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो समझ में आता है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये नेट का क्या मतलब है? नेट का मतलब है हम जो सरकार को दिए, हम क्या देते हैं सरकार को? इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। उसके बदले में सरकार हमें क्या देता है? कभी कभार सब्सिडी दे देता है, कोई और प्रकार का बेनिफिट दे देता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम जो पैसा दिए और जो पैसा हमें रिटर्न मिला, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा निकल जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर सब्सिडी है तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, तो तुम्हें जीरो ले लेना है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो हम पैसा दिए गवर्नमेंट को, और सब्सिडी का मतलब जो पैसा हमें रिटर्न में मिला, इसे बोलते हैं हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मेरे हिसाब से नेट इनडायरेक्ट टैक्स सभी को क्लियर है, ठीक है। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हम करेंगे क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोग करते हैं फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस निकालने के लिए। फैक्टर प्राइस का मतलब होता है फैक्ट्री का कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने का। जैसे मैं बात किया चिप्स का पैकेट 10 रुपए का आता है, इसका सभी का अगर मैं कॉस्ट बता दूं, फैक्ट्री का, रिटेलर का, सभी दुकानदार का, ठीक है, मतलब मैं लिख देता हूं ए, बी और सी। ए ने मैन्युफैक्चर किया, बी होलसेलर था, सी रिटेलर था, और डी इज द कंज्यूमर जो इस पैकेट को 10 रुपए पे करके खरीद के लाया। मुझे बताओ इनका कॉस्ट, मान लेते हैं इनका कॉस्ट सभी का आ जाता है 9 रुपए, और 1 रुपए है इसमें टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट हो गया 9 रुपए, मतलब जो इनका रियलिटी में खर्चा है, 1 रुपए इसमें टैक्स लग गया, टोटल कितना हो गया? 10 रुपए, जो कि प्रोडक्ट का प्राइस किसे पे करना पड़ेगा? कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर जब भी प्राइस पे करता है, वो पे करता है मार्केट प्राइस, जिसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो अगर हमें टैक्स को एक्सक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर मार्केट प्राइस से हम एनआईटी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा, क्लियर कट सिंपल से लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो हम सिंपली नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। मेरे हिसाब से सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बहुत सारा टॉपिक जैसे ये सब है, एग्जांपल्स वगैरह, ये हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहीं और पढ़ रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी ने कोई ट्यूशन नहीं लिया है, कोई स्कूल के नोट से पढ़ रहा है। अगर तुम्हें ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो तुम इमीडिएटली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे बाद में तुम अपने कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर तुम इस वीडियो में आराम से पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। पॉज कर करके आराम से देखो, तुम्हारे पास तो सारा कंट्रोल है यूट्यूब में, पॉज करके देख सकते हो, पीछे जाकर फिर से देख सकते हो, 1.5x में देख सकते हो, 2x में देख सकते हो, 0.5x में देख सकते हो। तुम किसी भी तरीके से वीडियो को वॉच कर सकते हो, तुम्हारे पास सारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी है। तो तुम अपने बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें नोट्स लिखना है, किसी पॉइंट के बारे में लिखना है, तो तुम आराम से पॉज कर दो वीडियो को, आराम से लिखो, फिर आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है मेरे साथ साथ आगे बढ़ना, तुम्हारे पास सारा कंट्रोल, सारा फीचर दिया गया है, तुम उसी हिसाब से अपने कंफर्टेबल जैसे हो वैसे आगे बढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो तुम 1.5x में देखो, 2x में देखो, जैसे तुम कंफर्टेबल हो तुम वैसे करो, लेकिन 2x में मत देखना। 2x में ऐसा होगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से बिना टच हुए ही निकल जाएगा। मैक्सिमम 1.5x में देख लेना, लेकिन उससे ऊपर में मत देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, जो कि हमारे लिए आज का आखिरी कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है ये अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं अगर बताऊं तो हम लोगों को आखिरी कॉन्सेप्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब NFIA क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम बात किए थे नेशनल इनकम में वही इनकम इंक्लूड होगा जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आता है, या फिर जो नॉर्मल रेसिडेंट का इनकम है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ पैसे फॉरेन में दे देते हैं, या फॉरेन वाले कंट्री से हमें कुछ पैसा आ जाता है। मान लेते हैं मेरा कोई घर डोनाल्ड ट्रंप के घर के साइड में है, और मैं उस घर को किसी यूएस के पर्सन को रेंट पे लगा दिया, हर महीने वो मेरे अकाउंट में रेंट का पैसा देता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी का प्रॉपर्टी यूएस में हायर किया हूं, मैं उसे हर महीने इंडिया से पैसे भेजता हूं,
तो इंडिया के लोगों का बाकी कंट्री के साथ एवरी डे बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, कुछ पैसे हम लेते हैं, कुछ पैसे हम देते हैं। तो इसका जो अकाउंटिंग करना है इसे हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेट बेसिस में क्या आया, हम क्या दिए, हमें क्या मिला, आपस में माइनस कर देंगे और चेक करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट में हमें कितना पैसा मिला, हम पैसा दिए होंगे ऑब्वियसली, हमें पैसा मिला होगा ऑब्वियसली, दोनों को आपस में माइनस कर दो, देना लेना कैंसिल, जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला है उसे हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम नेट में कुछ पैसा दिए हैं, हमें मिलने की जगह मान लो 100 रुपए मिला था, हम पे किए थे 200, तो नेट में हम कितना दिए 100, ये मिला, ये पे किए, नेट में हम पे कितना किए 200, 100 रुपए, तो इसे हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फ्रॉम का मतलब है जो मिला और टू का मतलब है जो हम दिए, तो इसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड का मतलब हम पे किए और फ्रॉम अब्रॉड का मतलब नेट में पैसा हमें फॉरेन कंट्री से मिला। इसे निकालने का क्या तरीका है, जो मिला माइनस जो दिए, तो जो मिला उसे हम क्या बोलते हैं FIFA, फीफा, और इसे बोलते हैं FITA, फीटा। फीफा का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। देखो फॉर्मूला नंबर 1 में लिखा हुआ है फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, इसे बोलते हैं फीफा। शॉर्ट फॉर्म है FIFA। इंपॉर्टेंट वर्ड है एफ, बीच वाला जो एफ है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीफा और फीटा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा FITA, एक ही फर्क है, एक में बीच में एफ है और यहां पर बीच में FITA में बीच में टी लिखा हुआ है। तो ये इसके वजह से जो मिला फ्रॉम, जो दिए टू, आपस में माइनस कर देंगे, मिल जाएगा NFIA। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 2। इसके बाद मैं मानता हूं कि ये नेशनल इनकम का सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA और ये फॉर्मूला नंबर 2 ये सब बाकी है, लेकिन ये सब हमें अभी नहीं पढ़ना है। ये जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ कवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने सफिशिएंट रिवीजन कर लिया है। अब तुम्हारा काम है कि तुम थॉरोली पूरे नोट्स को पढ़ो अच्छे से और उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तब जाकर तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।